Hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to continue about the Gordon's model and देखा जाए तो हमने 16th क्वेश्चन तक कर लिया था, राइट। 16 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब जो है हमें 17th क्वेश्चन से लेकर 26th क्वेश्चन तक करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने पेन पेपर लेके बैठिए एंड जो है कैलकुलेटर लेके बैठिए, हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। और वही है, मैं आपको एक बार पहले भी डिस्क्लेमर दे दूं कि ये क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन है। तो इनकेस अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें धीरे है तो आप तो मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब इंटू 2 की स्पीड पे आप देख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि फिर भी धीरे चल रहा है मतलब तो थोड़ा सा आप स्पेस में देख लीजिएगा। बट जो भी है ये क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन है, तो जितना एक टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो वैसे ही ये सॉल्व होगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल अगर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है तो फिर ऐसे केस में तो हम उसको आगे ही बढ़ा देंगे। बट ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से लिखना तो रहेगा, प्रेजेंटेशन भी करना रहेगा, तो आप भी अपनी तरफ से कैलकुलेट करिए, ओके। और वीडियो कभी अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल CATV एंड साथ ही साथ कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स का वेट रहेगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव कमेंट मदद कर देते हैं आगे फर्दर वीडियोस को बेटर बनाने में। चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। MNP लिमिटेड हैज़ डिक्लेयर, ये वही है, हमारे नोट्स ओपन है एंड ये जो है क्वेश्चन है, ठीक है। MNP लिमिटेड हैज़ डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड, उनका D0 है, डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड 4 रुपीज़ है। ग्रो जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू ग्रो 20%, वो नेक्स्ट 2 ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ठीक है। एंड देन 10% है उसके बाद से, मतलब थर्ड ईयर से 10% देयर आफ्टर। रिक्वायर्ड डेट ऑफ रिटर्न मतलब अपना KE भी दे के रखा है, वो है 15%। अब हमें तो करंट प्राइस निकालना है। अब करंट प्राइस क्या होता है? D1 अपन KE प्लस D, ठीक है। तब समझो कि D1 अपन D0 1 प्लस D अपन KE माइनस D, ये तब होता है जब इनडेफिनेट पीरियड हो। तो जैसे कि इधर पहले 2 साल तक तो 20% की ग्रोथ हो रही है, तो आप पहले 2 साल का डिविडेंड निकालो, ठीक है। तो पहले साल का डिविडेंड कितना हुआ? 4। D1 अपना हुआ 4 प्लस 20%, 4.8, फिर प्लस 20% 5.76, ये 20% है। एंड देन फिर जो है 5.76 का 10% बढ़ा, ये है 6.336। जो D3 आया ये है हमारा D1, ठीक है। क्योंकि अब से ये इंडेफिनेट पीरियड तक सेम ही ऐसा चलता रहेगा। KE माइनस जी, KE 15 है, G 5 है, तो 6.336 डिवाइड बाय 5%, ये आया 126.72। ये जो 176.72 है, ये 126.72 है, ये होगा अपना P2, ये होगा अपना P2, ठीक है। तो जैसे कि P0 निकालने के लिए हम आगे के डिविडेंड को डिस्काउंट करते हैं, KE माइनस जी करते हैं, तो वैसे ही थर्ड ईयर से वो कंटिन्यूस है, तो ये P3 को अगर हम डिस्काउंट करेंगे तो आएगा पहले P2, फिर P2 को हमको 2 साल और डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो हमारा जो डिविडेंड 1 है वो है 4.8, हमने 20% का ग्रोथ डाला, फिर जो है उसमें वापस 20% 5.76, फिर आया है हमारा प्लस 20% 6.336 था, जिसको हमने डिस्काउंटिंग करके P2 लेकर आ गए हैं, ठीक है, जो है 126.72। अब लगा दो फैक्टर, ईयर 1 और ईयर 2 के फैक्टर देके रखे हैं, 0.8696 है, और ये है 0.7561, ठीक है। 0.7561 आप लिखो। अब करो डिस्काउंटिंग, 4.8 इंटू 0.8696, ये आया हमारा फर्स्ट ईयर का डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू, फिर 5.76 इंटू 0.7561, ये सेकेंड ईयर का डिविडेंड, और 126.72 जो हमारा P2 आया है इंटू 0.7561, यह है हमारा 104.34। देख लेते हैं हमारा आंसर 104.34 आ रहा है क्या? ओके, आ रहा है 104.34, इजी क्वेश्चन था। चलो ओके, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो टिके रहना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो भागने का नहीं। तो कंपनी हैज़ पेड अ डिविडेंड, देखो ऐसे भी डिविडेंड वाले क्वेश्चन तो ईजी होते हैं यार, कर लो, ठीक है। बाद में फिर जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अपन देख लेंगे। तो कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड 2.5, तो D0 है 2.5,
लास्ट ईयर एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी इन्वेस्टर के है 20%। अब व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस निकालना है। अब मार्केट प्राइस तो ऐसा होता है कि D0 है ना, के ही देकर रखा है, जी पता चल जाए तो निकल जाएगा। पर ये बोल रहे देयर इज नो ग्रोथ इन डिविडेंड। अब जब डिविडेंड में ही ग्रोथ नहीं है तो D1 अपॉन के माइनस जी तो होने से रहा, क्योंकि अब तो ग्रोथ ही नहीं है। तो ऐसे केस में 2.5 डिवाइड बाई 20% करना पड़ जाएगा, और इस तरीके से 12.5 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है ये निकाला। अब डिविडेंड ग्रो एट कांस्टेंट रेट ऑफ 5% पर एनम इन परपेचुइटी। डिविडेंड जो है ग्रो कर रहा है कांस्टेंट रेट एट 5% की रेट से बढ़ रहा है। तो ठीक है, तो वही D1, अब D1 तो करना पड़ेगा ना, तो D0 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी। तो D0 अपना 2.5 है इंटू 1.05 अपॉन के माइनस जी, मतलब कि 15%। तो 2.5 इंटू 1.05 डिवाइड बाय 15%, 17.5, और ये 17.5 हमारा ये है। ठीक है, अब कांस्टेंट डिविडेंड फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। अब क्या बोल रहे हैं कि कांस्टेंट डिविडेंड 3, 4, 5 कांस्टेंट डिविडेंड फॉर फर्स्ट 5 ईयर। अब पहले 5 साल तक तो कांस्टेंट डिविडेंड था, मतलब कि 5% के हिसाब से डिविडेंड था। देन ग्रोज एट कांस्टेंट रेट ऑफ 5% पर एनम टिल परपेचुइटी। वन सेकेंड, कांस्टेंट डिविडेंड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर, कांस्टेंट डिविडेंड फर्स्ट 5 ईयर एंड देन ग्रोज एट कांस्टेंट रेट ऑफ 5%। तो अच्छा, पहले जो डिविडेंड था पहले वो कांस्टेंट था, फिर जो है वो 5% से ग्रो हुआ। कि जो कांस्टेंट डिविडेंड की बात कर रहे हैं, मतलब कितना, अगर वो बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट डिविडेंड है पहले 5 साल तक, तो फिर वो कितना है। तो लिखा है कि डिविडेंड ये रहा 2.5, ये कांस्टेंट डिविडेंड की बात कर रहा, मतलब कि वो 2.5 है। क्योंकि इसके पहले जो आपने कैलकुलेट किया था ना, वो प्राइस कैलकुलेट की थी, नो ग्रोथ इन डिविडेंड। जब कोई ग्रोथ ही नहीं रहेगी डिविडेंड में, तो प्राइस रहेगी 12.5। ठीक है, वो 12.5 प्राइस थी। फिर जब डिविडेंड ग्रो हो रहा है कांस्टेंट रेट से 5% के हिसाब से, तो जो है ऐसे केस में हमने वो वापस प्राइस निकाली थी। ठीक है, तो हमने प्राइस निकाली थी। डिविडेंड में ग्रोथ नहीं है, एक प्राइस निकाल लिया। डिविडेंड में ग्रोथ है, एक और प्राइस निकाल लिया। अब वो बोल रहे हैं कांस्टेंट डिविडेंड, मतलब कि वो 2.5 रुपये की बात कर रहा है कि पहले 5 साल 2.5 रुपये, देन कांस्टेंट डिविडेंड है। तो पहले अपन 5 साल का ही डिस्काउंटिंग कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 1.20, क्योंकि के तो 20 है, 1 2 3 4 5, उसको करते 2.5 से मल्टीप्लाई, ये है 7.47 प्लस। अब कायदे से कांस्टेंट रेट से ग्रो हो रहा है, तो इसकी प्राइस अपन निकाल चुके हैं 17.5। तो कायदे से 17.5 को डिस्काउंट कर लो 5 साल से, 1 डिवाइड बाई 1.20, 1 2 3 4 5 इंटू 7.03, तो 7.47 प्लस 7.03, ये तो 14.5 हो जाना चाहिए। 1 सेकेंड, 14.4, यस यही आंसर आता है, राइट। इजी था क्वेश्चन, चलो ठीक है, अभी तक इजी था। अब इसके बाद अपन ने ये पढ़ा, पहले 5 साल तो कांस्टेंट ग्रोथ है, फिर 5% जो है, पहले 5 साल तो कांस्टेंट डिविडेंड है, देन 5% है। अब इधर क्या है, पहले 5 ईयर्स तक कांस्टेंट डिविडेंड है, देन फिर तो वो तो बिक ही जाएगा। तो वही, अब पहले 5 साल तो कांस्टेंट है डिविडेंड, तो हम तो ये निकाल चुके हैं 7.043। अब 20 रुपये को डिस्काउंटिंग करनी है, तो 1 डिवाइड बाई 1.20, 1 2 3 4 5 इंटू 20, 8.03 प्लस ये कर लो 7.43, 15.46 आ रहा है। ठीक है, यही है। चलो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब 1 सेकेंड 26 तक जाना है ना हमको, और वीडियो भी बड़ा नहीं होना चाहिए नहीं, बट नहीं यार, जब क्वेश्चन अगर चल रहे हैं तो फिर मैं तो ये तो देखने में नहीं आएगा कि कितना टाइम वाइम लग रहा है नहीं लग रहा है, भाई करना तो पड़ेगा।
चलो अपन ने तो अब अपने को 19 करना है, राइट। चलो ओके, ठीक है, चलो चालू करो। इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग परचेस ऑफ इक्विटी शेयर, इसका करंट मार्केट प्राइस मतलब P0 दे के रखा है 150। अब P0 जब दिखता है ना तो सबसे पहले ना लोगों को ये फॉर्मूला याद आ जाता है D0 1 प्लस जी। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि D1 नहीं दिखने की जगह D0 1 प्लस जी डिवाइड बाई KE माइनस जी कर दो, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। चलो अभी तो डेटा ही क्या पड़ा है, P0 है अपना 150, प्रपोजिंग डिविडेंड, अच्छा डायरेक्ट बोल के रखा D1 बोल के रखा तो ठीक है, D0 1 प्लस जी क्या करना है, D1 है। और LX लिमिटेड, LX इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, अच्छा एक्सपेक्टेड टू ग्रो, अच्छा जी भी देख रखा है 18% फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, 1 2 3 4। देन जो है ग्रोथ डिक्लाइन हो जाएगी, तो ठीक है। जी है हमारा 18%, 18%, 18%, 18%, इन 5 ईयर से इन्फिनिटी ईयर तक नहीं रोके, रुक देन ग्रोथ विल डिक्लाइन लीनियरली टू 14%। ऐसा नहीं कि 18 से 14 हो जाएगा डायरेक्ट ना, लीनियरली टू 14%, मतलब 18 के बाद होगा 17, फिर छठे साल में होगा 16, फिर सातवें साल में होगा 15, फिर 8वें साल में होगा 14, और 8वें साल से इन्फिनाइट ईयर्स तक यही चलेगा, ठीक है ना। अब हमको तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना ग्रोथ 5वें साल के बाद चेंज है, KE तो सेम ही है, राइट। KE सेम ही है मीन्स KE तो सेम से ही डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं हम, राइट। चलो सारा अपने पास डेटा देके रखा है, करना है कैलकुलेट, ऐसा नहीं है कि भैया बड़ा है तो अपन नहीं करें। आ जाओ 6, ये तो अब देखो, अब ये तो 6 दे के रखा है, हम तो 2 सेकेंड ईयर का निकालते हैं, फर्स्ट ईयर का देख रखा है। अब कितना परसेंट है, D1 D2 D3 8.3544 प्लस 18% करो 9.858, ठीक है। तो 8.35 9.86 कर देते हैं, ये D4 है। और हम एक बार D5 निकाल देते तो और चेक कर लेते कि हम क्या उसी पेज पे जा रहे हैं। 9.86 प्लस जो है 15%, क्योंकि नहीं 17%, क्योंकि अब हो गया 11.57, 11.57 क्यों 5362 को अपन 57 बोल दीजिए, देखते हैं ऐसा ही हो रहा है क्या, कैसा पता चलेगा, लो 11.54, ये 54 कैसे हुआ, 57 आ रहा है। 9.86 के बाद 9.86 के बाद 17% ही तो बढ़ेगा, 11.54, राइट। 536 था और मैं समझा 567, वो 5367 था तो वो 54 हो गया। और D6, चलो D6 सब जगह 11.54 प्लस 11.54, तो वो हो जाएगा 16%, 13.39, 13.39 प्लस 15%, ये हो जाएगा 15.39, 15.39 प्लस D10, D10 क्या है, मतलब सॉरी D7, D8 क्या है, 11.39 प्लस 14%, ये है 12.9846। पर ये जो हमारा D8 है 12.9846, जो हमारा D8 है 12.9846 डिवाइड बाई KE माइनस जी कर दो तो हमारा D7 आ जाएगा, क्योंकि अब से इन्फिनिटी हो गया है, D8 से इन्फिनिटी हो गया, तो 12.9846 जो है। KE क्या है, KE पहले देखो, KE हमारा 18% थी, और जी कितना है, जी 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 क्या है, जी 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 14% हो गया ना, ठीक है। तो जी जो है हमारा 14% है, 12.984, और के माइनस जो 18 माइनस 14, 12.984 डिवाइड बाय 18 माइनस 14, 4%, 324। 1 सेकेंड, ये कैसा आया, ये कैसे हुआ, ये चेक करते हैं।
15.39 हमारा D7 का आया था, 15.39 प्लस 14% होगा 17.54, 17.54 है। 17.54 डिवाइड बाय हम जो है 4% करेंगे, 363 है। 1 सेकेंड, वापस एक बार देख लेते हैं। 15.39 प्लस 14%, 17.54 होना चाहिए। 1 सेकेंड। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं स्पेल में गलत कर रहा था। नॉर्मल सी बात है कि 15.39 प्लस 14 परसेंट है, 17.54 डिवाइड बाय 4% करेंगे तो आपका 438.615, मतलब 438.50 इन्होंने लिया है, मतलब वही फैक्टर वाला इशू होगा, पर ठीक है। तो इधर जो है हम कर लेते हैं डिस्काउंटिंग, क्योंकि हमको वास्ता सब दे के रखा है, राइट। तो 1 सब 18 पर 1 डिवाइड बाई 1.18, 1 डिवाइड बाई 1.18, ठीक है। इसकी डिस्काउंटिंग कर दी 0.847। सिर्फ पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बट सारे फैक्टर्स से निकालो 0.718, फिर 0.608, इस तरीके से जो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यही आ रहा है 0.608 दिखा रहा है, हाँ ठीक है। देखो इसका फैक्टर देके रखे क्या, ओके ये फैक्टर देके रखे ना, तो फिर यही लो ना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देने का है और आ जाएगा आपकी वैल्यू, ये आ जाएगी 172.85। अब ये जो वैल्यू है, ये मेरे हिसाब से ये वैल्यू होनी चाहिए। मार्केट में तो इससे कम वैल्यू है। अब मार्केट से कम वैल्यू है तो बेटर है कि भैया मार्केट में कम वैल्यू परचेस कर लो, ठीक है। ओके, ठीक है। 20 एक्स लिमिटेड जो शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इट्स ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड। ओके, इक्विटी फाइनेंस्ड है, पेड अप कैपिटल 10 लाख है, और जो है मतलब कि 1 लाख इसके शेयर है। अब उसने हायर करा स्वास्थ्य का कंसल्टेंट को कि यार ऐसा करो, आप फ्यूचर एनालिस वो जो है फ्यूचर अर्निंग का एनालाइज करो। अब द रिपोर्ट ऑफ स्वास्थ्य का कंसल्टेंट ने ये बोला कि देखो अर्निंग और डिविडेंड जो है फर्स्ट 2 ईयर्स तक जो है ग्रो करेगी 25% दोनों। अब अर्निंग जो है लाइकली टू ग्रो एट 10%, ये जो 25% का जो ग्रोथ है ना, अर्निंग लाइकली टू ग्रो एट रेट 10%, वो 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। वो बोल रहे 3rd ईयर ऑनवर्ड्स से तो जो है बढ़ रही है 10% से। अब देखो फर्दर इफ देर इज रिडक्शन इन अर्निंग ग्रोथ, जो कि है दिख रहा है ऊपर 25 से 10 हो गया है रिडक्शन इन अर्निंग ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है आपका 50% हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, तो अर्निंग आर लाइकली टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम 3rd ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है। हमने ये समझा था कि पहले 2 साल 25% है, फिर थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड से 10% है। अब जब ये 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड्स आ रहा है ना, और इसके पहले अगर हम वर्ड्स पे ध्यान दें, ये है हमारा 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड्स। कायदे से एक टिपिकल हम जो समझते हैं कि पहले साल कुछ था, दूसरे साल कुछ परसेंट ऑफ जो ग्रोथ है, और उसके बाद देयर आफ्टर इतना परसेंट ग्रोथ है, कंटिन्यूसली इतना ही रहेगा। तो जब वो देयर आफ्टर वर्ड यूज हुआ था, जैसे कि हमने इधर बात कर रहे हैं किधर देयर आफ्टर, तो इसमें ऐसा था कि ग्रोथ पहले 2 साल इतना परसेंट था, फिर देन उसके बाद एक कांस्टेंट परसेंट था देयर आफ्टर। तो हमने जो है 3rd ईयर से सिंस कांस्टेंट ग्रोथ था, तो हमने 3rd ईयर पे वो फॉर्मूला लगा के हम उसको P2 निकाला था, राइट। पर इधर जो है इधर 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड्स देख रखा है, और ऐसा देखा गया है इंस्टीट्यूट में कि इंस्टीट्यूट जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करती है 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड्स में, तो कायदे से ये भी जो चीज़ है वो 3rd ईयर के बाद से जो है 3rd ईयर उससे जो है कंटिन्यू कर रही है। तो इधर आपको P2 पे वैल्यू नहीं लानी है, पहले आपको P3 निकालना है, इधर आपको P3 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका आप देयर आफ्टर और ये वाले वर्ड को कंफ्यूज मत करना। मैं आपको वापस बोल देता हूँ कि जब फर्स्ट ईयर में कुछ ग्रोथ है, सेकेंड ईयर में ग्रोथ है, देन 5% देयर आफ्टर, तो ऐसे केस में हम जो है D3 निकाल के पुल करते हैं और P2 निकालते हैं, और P2 निकालते हैं, देन P2 से हम P0 पे आते हैं, ठीक है ना। हम वो जो पुलिंग करते हैं वो 3rd ईयर से ही हम पुल करके P2 पे लेकर आते हैं। बट जब ऐसा क्वेश्चन देके रखे कि फर्स्ट ईयर में X% है, सेकेंड ईयर में Y% है, एंड 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड्स Z% है, जो कि इसमें है 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो है 10% है, तो ऐसे केस में जो है जो पुलिंग है वो 3rd ईयर से मत करना, क्योंकि 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड्स बोल के रखा है। तो 3rd ईयर का कैलकुलेट करो, देन 4th ईयर का कैलकुलेट, 4th ईयर का पुल करके P3 पे लेकर आओ। यही इससे ही आंसर एक्यूरेट आ रहे हैं, ठीक है। तो हम एक बार करके देखते हैं, ठीक है।
तो अब देखो अर्निंग डिविडेंड अगर 25% और देखो ये अदर डेटा दे के रखा है। अभी जो डेटा दे के रखा है ऑब्वियस सी बात है, जब हम आगे का कर रहे हैं तो ये जो डेटा है पास डेटा होगा, और पास डेटा में रिसेंट जो डेटा है 2010 से 2014, ये 2000 ये जो है रिसेंट डेटा है। अब रिसेंट डेटा है तो 9.6 देकर रखा है, जिसमें 3.84 जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो 9.6 डिवाइड इक्वल टू इंटू 3.84, ये है 40% डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब मुझे बताओ कि जब अर्निंग और डिविडेंड ग्रो सेम लेवल पे हो रहा है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो भी कांस्टेंट ही रहेगा 40%। मतलब कि अगर हम बात करें अर्निंग कितनी थी 9.6 से 25% निकालो, प्लस 25% 12, ये फर्स्ट ईयर का, प्लस 25% 15, देन फिर थर्ड ईयर का जो है निकालो 10% ग्रोथ है ना, प्लस 10% 16.5 प्लस 10%, ठीक है। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालो, रेशियो जो 40% है वही कंटिन्यू रहेगा, पहले 2 साल तो वही कंटिन्यू रहेगा, राइट। तो करो 12 का 40%, ठीक है, 40% निकालिए। अब जो है जो परसेंटेज है वो 40% अब हो जाएगा कितना, सिंस जो है रिड्यूस हुआ है, ग्रोथ हुआ है 25% से 10 पे आया ना, तो ये तो रिडक्शन है ना अर्निंग ग्रोथ में, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है, तो 16.5 का 50%, 8.25, और फिर 18.15 जो हमारा D4 आया था इसका 50%, 9.075 ये हम निकाल चुके हैं। अब हमारा जो D4 का डिविडेंड है उसको पुल करके हम पहले P3 पर लेकर आते हैं, और पुल कैसे होगा कि 9.075 जो है डिवाइड बाय KE माइनस जी। KE क्या है, KE क्या दे के रखा है, ये देखो KE जो है 15, ठीक है, और ग्रोथ कितनी है, अब ग्रोथ भी समझना पड़ेगा। ग्रोथ हमारा जो है वो तो 10% हो गया ना, ठीक है, तो 15 माइनस 10% 5% है, तो 9.075 डिवाइड बाय 5% है, तो ये आया हमारा 181.5, राइट। अब कर लेते हैं हम डिस्काउंट, हमारे पास D1 D2 D3 साथ ही साथ P3 रखा हुआ है, तो पहले अपन D1 D2 D3 को डिस्काउंट करते हैं, फिर P3 को भी कर देंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें जो हमने करी है वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो 1 सेकेंड, ठीक है, देख लेते हैं। ये तो अपन निकाल ही चुके थे, देखो D1 D2 D3 जो था अपना ये था, डिस्काउंटिंग करी है, ये हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, साथ ही साथ जो है ये जो है हमारा 181.50 आया, राइट, इसकी भी डिस्काउंटिंग हो रही है, 3 साल की डिस्काउंटिंग। अब इससे हमारा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। चलो इस होगा कैलकुलेट, ठीक है। मतलब आप वो एक कंसेप्ट अगर हमको पता है कि थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स वाला जो सीन है ना, उसमें याद रख लो कि इसमें ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। वो देयर आफ्टर थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे ये 4 क्वेश्चन होते हैं 17 से लेके 20 तक, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हुए। अब हम 21st क्वेश्चन करते हैं, राइट। चलो, तो क्या बोला है कि सैम लिमिटेड हैज़ जस्ट पेड अ डिविडेंड, वही D0 है 2, वो जो ग्रोथ है वो 2% है, ठीक है। बोर्ड डिक्लेयर टू टेक अ प्रोजेक्ट बाय रिटेनिंग, बोर्ड ने डिक्लेयर करा टू टेक अप अ प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट लेते हैं, और जो है ये जो डिविडेंड बांट रहे हैं ना अपन, ये D1 D2 D3 है ना, इसको रिटेन कर लेते हैं। ये जो आगे के 3 साल के डिविडेंड है ना अपन नहीं देते हैं। अब इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस प्रोजेक्ट इज ऑफ सेम रिस्क एज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, एंड जो रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट है वो 4th ईयर से आएगा। तुम 3 साल से रिटेन कर रहे हो, 4th ईयर से जो है तुम्हारा आने वाला है रिजल्ट, ठीक है। तो 4th ईयर से आने वाला है, और डिविडेंड तब हो जाएगा 2.5। अच्छा, तो पहले 3 साल डिविडेंड नहीं आ रहा है, फिर 4th ईयर से जो है 2.5 होने वाले हैं। वो जो ग्रो करेगा मतलब 4th ईयर से जो है ग्रो करेगा 7%। अब इधर एंड ऑनवर्ड ऐसा कुछ नहीं है। अब इन्वेस्टर एक जो है जिसने 1000 शेयर लेके रखे थे, अब वो तो चाहता है कि उसे हमेशा ना 2-2 हज़ार की रिसिप्ट हो, ठीक है। इधर सुनो, इधर बोल के रखा है 2-2 हज़ार की रिसिप्ट हो, ये नहीं बोला है कि 2-2 हज़ार का डिविडेंड मिले।
उसको तो कैश इनफ्लो चाहिए, उसको कैश इनफ्लो चाहिए, भले वो कैश इनफ्लो डिविडेंड के रूप में हो या भले ही मैं शेयर बेच के कैश इनफ्लो हो, पर 2000 का कैश इनफ्लो तो चाहिए। चलो तो ठीक है, जो हमको 2000 के तो रिसिप्ट चाहिए। अब इवेल्युएट वेदर द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। क्या डिसीजन ने जो बोर्ड ने लिया है कि यार हम 3 साल तक का डिविडेंड नहीं पे करेंगे, एंड जो है थर्ड जो भी है, मतलब ये जो भी इन्होंने कर रहा है, बोर्ड का डिसीजन तो यही है ना, प्रोजेक्ट लेना। तो क्योंकि जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है, तो ठीक है, इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। क्या मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर बोर्ड के डिसीजन से अफेक्टेड है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है वो तो अफेक्टेड होगी। अब वो कैसे समझ में आएगा कि अफेक्टेड है कि नहीं, तो देखो ना 2.5 जो हमारा जो था डिविडेंड वो हमको 4 शेयर से मिल रहा है, ठीक है, तो पहले उसको अपन P3 पे लेकर आ जाते हैं, फिर P3 से जो है हम P0 पे लेकर आ जाएंगे, तो कर लेते हैं। 2.5 जो है हमारा डिविडेंड है, और K माइनस जी, और जी हमारा 7 है, K मतलब जी अगर ये 7 है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, K अगर अपन 8% माने 2.5 डिवाइड बाय 1%, 250, ये 250 है, ये P4 है, ये P3 है, राइट, ठीक है, 250 P3 है। अब डिवाइड 1/1.08 1 2 3 इंटू 250, 198.45 ये आना चाहिए अपना, 198.45 आना चाहिए, देखो आया ना ये 198.45 अपना आया, ठीक है। तो जो चीज़ें थी मैं, ठीक है, 198.45 अपना आ चुका। अब ये तो हो गया। अब रिकमेंड हाउ द इन्वेस्टर कैन मेंटेन अ टारगेट रिसिप्ट, की इन्वेस्टर एक टारगेट रिसिप्ट कैसे मेंटेन करेगा। रिसिप्ट मतलब उसको टारगेट कैश फ्लो डिटरमाइन करना है। मुझे बताओ, जब उसको D1 नहीं मिल रहा, उसको D2 नहीं मिल रहा, उसको D3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो वो कैसे पैसे को लेगा, वो ऐसे ही पैसे को लेगा कि वो शेयर बेच दे, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई ऑप्शन नहीं इसके बाद। तो अब वही बात आ जाती है कि अगर मैंने ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, ठीक है, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, उसको टारगेट रिसिप्ट क्या बोल रहे हैं कि टारगेट रिसिप्ट 2 लाख, ठीक है, 2000 पर एनम चाहिए, ठीक है, फॉर फर्स्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल ही चाहिए। अब ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 की उसको टारगेट रिसिप्ट चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ईयर 4 का आपको डिविडेंड देख रखा है 2.5, तो D1 अपॉन K माइनस जी, K है 8% मतलब कि, और G है 7, तो 2.5 डिवाइड बाय 1%, तो वो जो 250 रुपये है, ये है हमारा ईयर 3 का रेट। फिर 250 डिवाइड 250 डिवाइड बाय 250 डिवाइड बाय 1.08, ये है 231.48, ठीक है, और फिर डिवाइड बाय 1.08, यह है हमारा 214.33। ये 3 प्राइजेस हमने निकाली है। तो पहले साल का प्राइस है 214.33, ऑब्वियस सी बात है मेरे को एटलीस्ट टारगेट 2000 का रिसिप्ट चाहिए, तो 2000 डिवाइड बाय 214.33, ये है 9.33, मतलब कि मुझे एटलीस्ट 10 शेयर तो सोल्ड करने ही पड़ेंगे, और यही हमारा आंसर आया। फिर आता है हमारा 250 डिवाइड बाय 1.08, हमने जो है सेकेंड ईयर का निकाला था, तो जो सेकेंड ईयर का है प्राइस 231.48, ऑब्वियस सी बात है कि इसको मल्टीप्लाई इसको जो है 2000 से डिवाइड करो, और इससे जो है 8.64, मतलब हमको 9 शेयर्स बेचने पड़ेंगे, और इससे ही जो है अगले शेयर जो है 8 शेयर हमको बेचने पड़ेंगे। अब कैसे मेंटेन करें, इसी तरीके से मेंटेन कर सकता है, मतलब कि 3 साल बाद उसके कितने शेयर बेचेगा, 10 + 9 + 8 मतलब कि 27 शेयर्स, 1000 शेयर्स तो है उसके पास, 27 शेयर बेच देगा। 3 साल बाद उसके शेयर की प्राइस हो जाएगी 973, टोटल शेयर्स हो जाएंगे 973, ठीक है, 973 उसके टोटल शेयर्स हो जाएंगे, और 973 उसके टोटल शेयर्स है, और 3 साल बाद जो है प्राइस वो 2.5 डिवाइड बाई 10 मतलब 250 जो एक प्राइस होगी, तो 973 इंटू 250 कर दो, तो इस तरीके से 243,250 ये एक तरीके से उसकी मार्केट वैल्यू रहेगी। अगर आपको ये निकालना है तो ये भी निकाल दीजिएगा। तो इस तरीके से 21st क्वेश्चन भी होता है, और अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बट ठीक है, इससे वो शेयर्स वाला एक कंसेप्ट हमको समझ में आया। टारगेट रिसिप्ट का हमको ये समझो कि टारगेट रिसिप्ट सिर्फ डिविडेंड से ही नहीं होता, कैश इनफ्लो, टारगेट रिसिप्ट का मतलब कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो सिर्फ डिविडेंड से नहीं होता, शेयर बेच के भी कैश इनफ्लो आता है। हेलो, सो इधर जो है हमारा 28 क्वेश्चन भी ओवर होता है। अब हम जो है 21st ओवर होता है, 22nd की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्या आ गया, 22nd क्वेश्चन है कि शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड वो करंटली P0 ट्रेड हो रहे हैं 46 पे,
कंपनी पब्लिश इट्स रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 19 एंड डिक्लेयर करा डिविडेंड 5, डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड 5, तो D0 भी हो गया, P0 46, D0 5। अब कंपनी मेड अ रिटर्न ऑफ 15% ऑन इट्स कैपिटल एंड एक्सपेक्ट दैट टू बी द नॉर्म। कंपनी ने मेड करा रिटर्न 15% रिटर्न वो कंपनी कमा लेती है और यही नॉर्म है, यही नॉर्म है। तो ये अपना हो गया KE। अब G लिमिटेड ऑल्सो एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू ग्रो 10% फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल तो 10% से ग्रो करे डिविडेंड। जो तुम्हारे डिविडेंड है 5.5 उसको ग्रो करे एंड देन जो है देयर आफ्टर 5%। अब ध्यान दो इधर देयर आफ्टर है, तो D1 को D0 पे लेकर आओ, D2 को D0 पे लेके आओ, D3 को D0 पे लेके आओ। अब देयर आफ्टर है, ऑन 4th ईयर एंड ऑनवर्ड्स नहीं बोला, देयर आफ्टर है, मतलब कि D4 को डिस्काउंट करके हम P3 पर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो वही D4 डिवाइड बाई KE माइनस G इसे लेकर आ जाएंगे। KE हमको दे के रखा है, G हमको दे के रखा है, हमारा P3 आ जाएगा एंड P3 से फिर D1 D3 तो हम डिस्काउंट कर ही रहे हैं, P3 भी हम डिस्काउंट कर लेंगे और इस तरीके से जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया हमारा 22nd क्वेश्चन ओवर। फिर वही है कि इन्होंने डिस्काउंट करके जो इनकी वैल्यू है 59.72 है, इनकी एक्चुअल में कितनी वैल्यू है 46 है। हमारे हिसाब से वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी, आपकी वैल्यू इतनी है, अंडर वैल्यू है, बाय कर लो, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। अब 23rd क्वेश्चन आता है, करते 23rd क्वेश्चन भी। ओके, तो जो है हमारा 23rd क्वेश्चन, राइट। गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, करंट डिविडेंड देख रहा है, करंट डिविडेंड। और अभी हमने पढ़ा था कि ये जो करंट डिविडेंड है ना, करंट ओ फक ये क्या है, हाँ करंट डिविडेंड D0 होता है हमारा, ठीक है। D1 नहीं होता, D0 होता है। तो D0 है 5, ये हमारा डिस्काउंट रेट है, मतलब KE 10, ग्रोथ रेट है। तो D1 अपन KE माइनस G करके खत्म करो ना, क्या ये प्रेजेंट वैल्यू निकाला। अब बताओ कि इज द स्टॉक ओवर वैल्यू, क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यू है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो इफ द स्टॉक ओवर वैल्यूड इफ प्राइस इज 40, तो पहले तो भी अपन ने जो है निकाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाला। इज द स्टॉक ओवर वैल्यूड इफ अ प्राइस इज 40, अगर प्राइस इसका 40 है तो क्या स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो हम बोलेंगे कि हाँ वैसे 63.5 अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक है और नहीं अंडर वैल्यूड है वैसे, तो प्राइस अगर 40 है तो अंडर वैल्यू हुआ। पर ये ऐसा नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि क्या स्टॉक ओवर वैल्यूड है अगर प्राइस 40 है, ठीक है, प्राइस 40 है एंड ROE 8% है, EPS 3 है। तो अब शो योर कैलकुलेशन अंडर P मल्टीपल अप्रोच एंड अर्निंग ग्रोथ अप्रोच। तो बोल रहा है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है क्या, अगर स्टॉक की प्राइस अगर 40 है और डेटा देके रखा है ROE 8% और EPS 3%। तो इसको जो 40 को उसको ऊपर से कंपेयर मत कर देना 63.75, वो ऐसा पूछ नहीं रहा है। वो तो बोला कि तुम्हारे पास नया डेटा है कि ROE है 8% और EPS है 3%। अब मुझे बताओ कि एक अपन ने पढ़ा था कि जो हम R निकालते हैं ना, R, ठीक है, R अपन कैसे निकालते हैं, या नहीं सॉरी, अपन ने पढ़ा था एक EPS कैसे निकालते हैं, सॉरी EPS अपन निकालते हैं बुक वैल्यू पर शेयर, जिसको अपन बोल सकते हैं कि नेटवर्थ बोल दो, ठीक है, नेटवर्थ इनटू ROE का परसेंटेज, ऐसा निकलता है EPS। जब EPS डिवाइड बाय ROE करेंगे तो हमारा नेटवर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं ऐसे नेटवर्थ कि EPS डिवाइड बाय ROE करो, ठीक है, EPS डिवाइड बाय ROE करा अपन ने तो ये नेटवर्थ आ गया 37.5, ठीक है ना, ये निकल गया, ठीक, 37.5 हमारा नेटवर्थ आ गया। अब देखो क्या करना है कि प्राइस को चेक करना है ना, तो कायदे से देखा जाए तो ये नेटवर्थ निकाल के हम करेंगे क्या, करना क्या अपने को, जब हमको प्राइस कंपेयर करना है तो ये तो नेटवर्थ है ना, तो ये कोई प्राइस थोड़ी ना है, मतलब ये कोई प्राइस नहीं है, इसके लिए हमको प्राइस पर शेयर निकालना पड़ेगा। अब प्राइस कैसे निकलता है, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G, ठीक है। अब EPS देख रखा है 3, देख EPS 3 देख रखा है। अब पूछ रहे हैं कि तुम प्राइस निकालो, तो D1 अपॉन KE माइनस G जो एक तरीका होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, पर ये पूछ रहे हैं अर्निंग ग्रोथ मॉडल। तो एक हमको अर्निंग ग्रोथ मॉडल के हिसाब से प्राइस निकालने D1 जो है, तो फिर D1 की जगह आ जाएगा E1 अपॉन KE माइनस G,
और दूसरी चीज़ क्या पूछ रहे हैं, दूसरी चीज़ बोल रहे हैं पी मल्टीपल अप्रोच से निकालो। मतलब एक तरीका प्राइस निकालने का क्या होगा, पी मल्टीपल अप्रोच, मतलब EPS इंटू पी इजिकल टू प्राइस। मतलब हमको पहले वैसे भी प्राइस निकालना है, हमको अर्निंग ग्रोथ से भी निकालना है। तो अर्निंग ग्रोथ से D1 अपॉन के ई माइनस जी, सॉरी E1 अपॉन के ई माइनस जी। और E1 कैसे निकाल, ई तो चलो 3 दे के रखा है, E1 कैसे निकालूँ, ये ई अपन 0 मान लेते हैं, ये ई को अपन 0 मान लेते हैं। और ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का 2% ले, ठीक है, ग्रोथ 2% लेते हैं। तो के ई क्या लेंगे, ठीक है, अब के ई क्या लेंगे हम, तो ऐसे केस में अब समझो इन्होंने के ई क्या लिया, ये अब एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इसको आपको देखना पड़ेगा, ये एक्सेप्शन वाले में फॉलो होता है। भैया अपन ने पढ़ा है कि के ई होता है 1 बाय सॉरी के ई ना, देखो के ई निकालना है अपने को, ठीक है, तो ये होता है 1 बाय पी ई। 1 बाय पी ई मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि EPS डिवाइड बाय MPS, ये होता है हमारा के ई, ठीक है। तो यही इन्होंने निकाला कि EPS डिवाइड बाय MPS करा। 1 सेकेंड, अगर अपन ने बोला पी रेशियो हमारा होता है 1 बाय के ई, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब हमारा के ई इजिकल टू 1 बाय पी होता है तो बेटर ऐसा करो ना कि पी जो है हमारा 1 बाय के ई हो गया, ठीक है। अब हम पी निकालते हैं एक बार, ठीक है, हम पहले पी मल्टीपल अप्रोच से चलते हैं। तो पी इजिकल टू 1 बाय के ई, जैसे के ई इजिकल टू 1 बाय पी, जब लास्ट रिजॉर्ट रहता है वो, जैसे पी इजिकल टू 1 बाय के ई हो गया। अब के ई तो देख के नहीं रखा है, तो क्या ये 10 ले लेते हैं अपन, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 10। बट नहीं, एक्सेप्शन ये है कि इन्होंने ROE ले लिया, 1 बाय ROE ले लिया इनने, मतलब कि इन्होंने क्या कर दिया 1 डिवाइड बाय 8%, ये 12.5 इनका पी आ गया। अब 12.5 इनका पी आ गया, EPS दे के रखा है, ये आ गया इनका P0, ये मार्केट प्राइस आ गया 37.5। तो बोल दिया हमारे हिसाब से 37.5 है, मार्केट में जो है 40 है, तो एक तरीके से जो है हम सेल कर देंगे, हम परचेस नहीं करने वाले, ठीक है, हमारे पास जो है हम सेल कर देंगे, ठीक है, ये ओवर वैल्यूड आ गया। अब अर्निंग ग्रोथ से चलता है, अर्निंग ग्रोथ मतलब वही E1 अपॉन के ई माइनस जी। तो E1 है, तो E1 जो है हमने 3 था, तो 3 को अपन ने 1.02 करा, ठीक है, ये E1 निकाला। जब हम पी मल्टीपल के हिसाब से चलते हैं, EPS इंटू पी करते, तो हम EPS में E1 का करते हैं, जो EPS देकर रखा है वही लेते हैं, EPS इंटू पी करते हैं। पर इधर अपने को E1 अपॉन के ई माइनस जी करना पड़ेगा, तो ये हमारा E0 है, तो E1 निकालते, E1 डिवाइड बाई के ई माइनस जी, है ना, के ई माइनस जी थे। अब इन्होंने इसमें भी इन्होंने 10 माइनस 2% नहीं लिया, इन्होंने 8% माइनस 2% ले लिया, मतलब कि के ई की जगह उन्होंने ROE पटक दिया है और दोनों फॉर्मूले चेंज कर दिए हैं, तो ये एक्सेप्शन है। अब यही देखो आप, इन्होंने जो है 1 बाय 8% कर दिया, जबकि 1 बाय 10% करना था, और के ई माइनस जी में भी जो है 6% कर दिया, जबकि 10% माइनस 2% 8% करना था, तो ये एक्सेप्शन है। ऐसा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस चैनल में देख रखा है आपको, सिंस आपको ये सब सोर्स दिख ही रहे हैं कि ये कहाँ से उठाया गया है, राइट, ये सब दिख ही रहा है ना आपको। अगला क्वेश्चन भी जो देखा जाए तो इस क्वेश्चन में भी पूरा का पूरा यही डाटा देख रखा है, बट देखो इस क्वेश्चन में तो अपने को बोल के रखा था कि हमको पी मल्टीपल अप्रोच और अर्निंग ग्रोथ मॉडल से कैलकुलेट करना है। ये बोल रहा है कि कैलकुलेट करो, शो डिटेल्ड कैलकुलेशन, ये बोल रहा है डिटेल्ड कैलकुलेशन, ऐसा बोल के रखा है। जब डिटेल्ड कैलकुलेशन है, बस ये डिटेल्ड कैलकुलेशन तो समझ जाओ, हमको पी मल्टीपल अप्रोच, मतलब इधर हमको समझना पड़ेगा डिटेल्ड का मतलब क्या होता है, पी मल्टीपल अप्रोच या अर्निंग ग्रोथ अप्रोच, ठीक है। तो हमको इधर समझना पड़ेगा कि भैया ये डिटेल कैलकुलेशन मतलब है पी मल्टीपल में अप्रोच और साथ ही साथ अर्निंग ग्रोथ अप्रोच, राइट। आ जाओ जो है हमारा 25th क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन थे सारे एक तरीके से गॉर्डन मॉडल के ही चल रहे थे, ऐसा कुछ था तो नहीं खास। 25th क्वेश्चन हम एक बार कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं कि ए लिमिटेड इज थिंकिंग ऑफ बाइंग शेयर 500 हैविंग फेस वैल्यू, सो एक शेयर है 500 रुपये का, फेस वैल्यू है 100 रुपये की। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है बोनस कि यार इसको बोनस मिले, तो कितना 1:5, 5 के बदले में 1, बोनस रेशियो 1:5 मतलब 5 के बदले में 1, मतलब 0.20 बोनस मिल जाएगा, ठीक है। और डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है 20%, और यही रेट जो है मेंटेन रहेगा ऑन दी एक्सटेंडेड कैपिटल बेस, तो 20% डिविडेंड है एक्सपेक्ट कर रहा है। तो फेस वैल्यू 100 है, डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है 20, तो हमारा D1 हो गया 20, ये ईयर 1 हुआ, ईयर वन का D1 आया हमारा 20, ठीक है। और ये बोनस कब एक्सपेक्ट कर रहा है 4th ईयर में, तो समझो ईयर 1 में शेयर 1 है, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 2 में शेयर 1 है, ईयर 3 में शेयर 1 है, ईयर 4 में शेयर हो जाएंगे 1.2,
ये हम शेयर की बात करें, डिविडेंड की बात करते हैं। ईयर 1 में 20 20 20, ईयर 4 में शेयर हो जाएंगे 124, क्योंकि 1.2 शेयर हो जाएंगे ना। तो जब 1.2 शेयर हो जाएंगे तो 1.2 शेयर इंटू 20 कर दो, हो जाएगा अपना 24। ठीक है, अब ही इंटेंट टू सेल द शेयर एट द एंड ऑफ 7th ईयर, वो चाह रहा है कि 7th ईयर में सेल कर दे, मतलब ईयर 5 ईयर 6 ईयर 7। ठीक है, तो सेल द शेयर एट द एंड ऑफ 7th, 900 रुपये में शेयर सेल कर दे। ईयर 7 में वो सोच रहा है कि 900 रुपये में शेयर सेल कर दे, राइट। हम 900 रुपये में शेयर सेल कर दे, और ठीक है, अगर ग्रोथ की बात करें तो क्वेश्चन में ग्रोथ के बारे में कुछ बोल के रखा है क्या? एक्सपेक्टेड डिविडेंड 20% है, सेम रेट एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑन द एक्सटेंडेड कैपिटल बेस, मतलब वो 20% एक्सटेंडेड कैपिटल बेस पे रहेगा। तो वही है कि 1.2 1.2 1.2 ये बोनस चलता रहेगा तुम्हारा। ठीक है, तो तुमको 24 पहले 3 साल तो आपको 20 मिला, बाद में आपको 24 मिल गया। इसमें ऐसी ग्रोथ की कोई बात नहीं करके रखी है। बस ये है कि जब आपने शेयर बाय करे थे, ठीक है, जब आपने शेयर को बाय करा था तो बाकायदा जो है आपने 500 रुपये में शेयर बाय किए थे। ठीक है, पर 500 रुपये आपने बाय करे थे शेयर, बाय शेयर एट 500 ईच, शेयर आपने 500 रुपये में बाय किए। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो है परचेज और सेल में 5% लग रहा है। तो परचेज में 5%, सेल में 5%, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस परचेज और सेल में लग रहा है। तो जो 500 रुपये है, 500 इंटू 1.05, ये है 525, ये 525 है। ठीक है, सेल कर रहे हैं तो 900 रुपये पे सेल कर रहे हैं, शेयर 900 रुपये पे सेल कर रहे हैं। पर तुम ये भी समझो कि 900 रुपये में 1.2 शेयर सेल कर रहे हैं। ठीक है, 900 में, चलो ठीक है, जो भी है हम 900 में सेल कर रहे हैं। ठीक, तो समझते हैं, करते क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि 900 में सेल कर रहे हो शेयर, तो 1.2 सेल द शेयर्स एट 900, है ना। तो 900 इंटू 1.2 करोगे ना, एक शेयर 900 का है तो आप एक शेयर को 900 पे शेयर करो, तो 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो 1080 आपने शेयर करा। 1080 आपने जो है सेल 1080 जो है बेचे, 1080 आपको पैसे आए। और 1080 का भी आपको 95% करना पड़ेगा, क्योंकि सेल की कॉस्ट भी 5% है। तो 1080 जो है इंटू 95%, ये हो गया 1026। तो क्या समझे हम कि भाई अपने को डिविडेंड मिल रहा है पहले 3 साल तो 20-20, ठीक है, फिर हो गया हमारा 24-24 4 साल तक। और ईयर 7 में ही हमको जो है 900 का एक शेयर हमने सेल द शेयर एट द एंड ऑफ 7th ईयर, एक्सपेक्टेड प्राइस 900 है। 900 में अगर हम जो है शेयर को सेल कर रहे हैं तो ध्यान रखो कि 900 और बोनस भी है 1.2, तो इंटू 1.2, एक शेयर की बात कर रहे हैं। 900 जो हम सेल कर रहे हैं वो एक शेयर की बात कर रहे हैं, इंटू 1.2 करा, और फिर जो है हमने 0.95 करा। ऑब्वियस सी बात है, तो 1026 आएगा। तो ईयर 7 में आप 1026 करना। अब क्या करना है आपको, के कितना देख रखा है, कि एक्सपेक्ट मिनिमम रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ही अपना के होता है, तो 12% से आप डिस्काउंट कर लो। तो यही चीज़ें हैं, सब देख रखा है। 12% से डिस्काउंट करा, पीवी कैलकुलेट करा, और आखिर में वही 900 इंटू 1.2 इंटू 0.95 करा। तो जो 0.95 करा क्योंकि वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वाला है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यार ये तो हमको जो है टोटल कितना है हमारा 563.68, जो हमको इनफ्लोज है वो 563.68 है, जो हम शेयर बाय कर रहे हैं वो 500 पे बाय कर रहे हैं। तो जो 500 पे बाय कर रहे हैं, तो ठीक है, हमने देखा कि जो है शुड बाय करना चाहिए शेयर। तो हमने देखा कि जो हमको इनफ्लोज हो रहे हैं वो इनफ्लोज एक तरीके से तो हो रहे हैं हमारे 563.68, जो हमारा आउटफ्लो हो रहा है, तो हमने तो 500 के शेयर बाय करे ना, इसको 1.2 मत करना, क्योंकि शेयर तो 500 रुपये के हैं, और 5 जो है % इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर है, तो ये हमारा जो है 5.25 हो गया। तो हमको जो गेन है 38.68 का ही हुआ। अब वो जो बोल रहे हैं कि बाय तो कर लेना चाहिए क्योंकि हमको गेन हो रहा है 38.68 का, पर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्राइस शुड पे फॉर सच शेयर। अगर आपको पे करना हो तो आप मैक्सिमम प्राइस कितना पे करोगे उस शेयर के लिए। पे मैक्सिमम प्राइस जो है क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम प्राइस कितना पे करोगे फॉर सच शेयर, राइट। 1 सेकेंड, हाँ, शादी हो जाएगी तुम भी तो ऐसे पकेगा करती। तो इधर यही था कि जो आप जितना भी आपका इनफ्लोज है 563.68 आप उतना ही दे सकते हो। ठीक है, तो आपने डिसाइड किया कि चलो 563
680 आप दे सकते हो, और आप जब दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वो खर्चा भी इसमें लगेगा, परचेस करने में खर्चा। तो 563.68 डिवाइड बाई 105% कर लो आप। 536.83 आप शेयर के नाम पे जो है 0.84 आप शेयर के नाम पे पे कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम प्राइस आप जो है इतना आप जो है कर सकते हो, ठीक है। सो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है 19 से लेके 25 तक के क्वेश्चन हुए हैं। 17 से लेके 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तो 9 क्वेश्चन हो गए। और ये जो 26 क्वेश्चन है ये एच मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ये मॉडल आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है, तो इतने अपने को इतना भी अपने को एरियाज कवर नहीं करने जो अभी तक पूछे ही नहीं गए हैं, या मतलब कि जो पहले से सिलेबस में पर अभी तक नहीं पूछे गए हैं। देखो जो नए नए आए हैं वो भी पूछे नहीं गए, पर वो तो नए नए आए हैं ना, तो वो तो हमको देखने ही पड़ेंगे, बट ये क्वेश्चन अभी तक नहीं है आया। तो इस तरीके से हमने अराउंड 10 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।